दोस्तों इस टॉपिक के अंदर अपन सबसे पहले बोलियों को तो याद करेंगे, लेकिन इससे पहले जो मैं आपको महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा वहां से भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है। वहां से क्वेश्चन बोलियों से क्वेश्चन पूछे नहीं पूछे, लेकिन इसके महत्वपूर्ण तथ्य से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप वो मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना। तो सबसे पहले अपन भाषा और बोलियां पढ़ने से पहले भाषा और बोली के अंदर क्या डिफरेंस होता है ये देख लेते हैं। देखो भाषा होती है ना, भाषा का क्षेत्र व्यापक अर्थात विस्तृत होता है, लेकिन बोली का जो क्षेत्र होता है ना वो छोटा होता है, सीमित क्षेत्र होता है। भाषा में अपन को क्या व्याकरण की जरूरत होती है, लेकिन बोली के अंदर व्याकरण नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है। और भाषा हमेशा किसी न किसी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन बोली की कोई भी क्या नहीं होती, लिपि नहीं होती। अगर आपसे कोई पूछ ले भाषा और बोली के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, भाषा में व्याकरण होती है और भाषा में लिपि होती है। लेकिन ऐसा कैसा आपको ध्यान, बोली ना वो छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, बोली में व्याकरण नहीं होती और बोली की क्या नहीं होती, कोई भी लिपि नहीं होती है। अब ये लिपि क्या होता है, जब किसी भाषा को लिखना हो तब क्या काम आती है, लिपि काम आती है। किसी भी भाषा को लिखने के लिए एक लिपि काम आती है। जैसे कि आपको पता ही है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी, देवनागरी। और जैसी राजस्थानी भाषा की लिपि पूछे तो महाजनी, जिसको मुंडिया लिपि या फिर बनियाली लिपि भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी, महाजनी लिपि है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थानी भाषा बहुरूपीय परिवार की, कौन सी परिवार की है, बहुरूपीय परिवार की है राजस्थानी भाषा। और कहते हैं हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को, अभी जस्ट गया है ये 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है। और क्या राजस्थानी भाषा का दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का काल है ना 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना जाता है। लेकिन एक इतिहासकार है जिनका नाम है सुनीति कुमार चटर्जी, इनके अनुसार राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल कब माना जाता है, 1000 ईस्वी को माना जाता है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई ऐसा कौन सा इतिहासकार है जिनके हिसाब से कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति 1000 ईस्वी है, तो वो कौन सी, सुनीति कुमार चटर्जी, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल, राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल कब से कब तक है, 17वीं से 19वीं शताब्दी को क्या माना था, राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल माना जाता है। अगर सन आप देखो तो 1650 से 1850 तक का जो भी समय है वो राजस्थानी भाषा का क्या माना जाता है, स्वर्णकाल माना जाता है। इसी काल के अंदर राजस्थानी भाषा के अलग अलग साहित्य लिखे गए। इतिहासकारों ने राजस्थानी भाषा के ऊपर क्या करा, फोकस करा था उस तरह, इसलिए कहा जाता है कि भाई 1650 से 1850 तक का जो समय है वो राजस्थानी भाषा का क्या कहलाता है, स्वर्णकाल कहलाता है। अब है अपभ्रंश। अपभ्रंश क्या होता है, किसी भी भाषा का बिगड़ा हुआ या फिर मिश्रित रूप क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, वो क्या कहलाता है, अपभ्रंश कहलाता है। जैसे कोई सी भाषा अगर उसका बिगड़ा हुआ रूप हो गया तो उसको क्या कहते हैं, उसका अपभ्रंश कहेंगे, उससे टूटी हुई भाषा कहेंगे। इसी तरह से आपको जाना है जो राजस्थानी भाषा है ना, ये शोर से नहीं अपभ्रंश से बनी। किससे बनी है, शोर से नहीं अपभ्रंश से। कौन बनी है, राजस्थानी भाषा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा है कि भाई राजस्थानी भाषा कौन से अपभ्रंश से बनी, तो राजस्थानी भाषा शोर से नहीं अपभ्रंश से बनी। वैसे तो अलग अलग विचारक इसके अलग अलग मानते हैं कि भाई राजस्थानी भाषा इस अपभ्रंश से बनी, राजस्थानी भाषा इस अपभ्रंश से बनी है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा मान्य मत कौन सा है कि भाई राजस्थानी भाषा किस अपभ्रंश से बनी है, तो शोर से नहीं अपभ्रंश से बनी है। सबसे ज्यादा मान्य मत ही यही है। और इसके प्रदान किसने करा इस मत को, तो एलपी टेसीटोरी व महावीर प्रसाद शर्मा इस मत को मानते हैं कि जो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोर से नहीं अपभ्रंश से हुई है। और ये जो मत है ना ये सर्वमान्य मत है, मतलब कि बहुत से लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने इस मत को माना है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोर से नहीं अपभ्रंश से हुई है। अब अपन देख लेते हैं कौन कौन से इतिहासकार है जो किस किस मत को मानते हैं। जैसे कि अपन को पता है शोर से नहीं अपभ्रंश से कौन मानते हैं, एलपी टेसीटोरी और महावीर प्रसाद शर्मा मानते हैं। अभी देखो मैं इसको आपको ट्रिक से याद करवाता हूँ। देखो शोर कब हुआ, जब एक जगह क्या होगी, चोरी हो गई। और चोरी भी कोई छोटी मोटी नहीं, महान चोरी होगी, महान चोरी हो गई। तो चोरी से हो जाएगा टेसीटोरी और महान से महावीर शर्मा। तो शोर से नहीं अपभ्रंश से कौन मानते हैं, एलपी टेसीटोरी और महावीर प्रसाद शर्मा ये मानते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एलपी टेसीटोरी व महावीर प्रसाद शर्मा के हिसाब से राजस्थानी भाषा किस अपभ्रंश से बनी, तो वो शोर से नहीं अपभ्रंश से बनी है। नेक्स्ट अपना गुजरी अपभ्रंश। गुजरी अपभ्रंश से कौन मानते हैं, मोतीलाल मेनारिया और के.एम. मुंशी मानते हैं। तो ऐसे मानो आप ऐसे याद करो, एक गुजर आदमी था, उसको क्या बहुत सारे मोती मिले, और मोती मिले तो वो कैसे बन गया, मुंशी जी बन गए। तो लोग उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया तो क्या मुंशी जी बन गए। पुराने जमाने में तो ना मुंशी के पास बहुत सारा पैसा होता था, ऐसे ही अपने पास एक गुजर जी है, गुजर के आपको क्या मिला, बहुत सारे मोती मिले, और मोती मिले तो वो क्या बन गया, मुंशी बन गया। तो गुजरी अपभ्रंश से कौन मानते हैं, मोतीलाल मेनारिया
मेनारिया और के.एम. मुंशी क्या मानते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? गुजरी अपभ्रंश से हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। और सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से उत्पत्ति कौन मानता है? सुनीति कुमार चटर्जी। ये वही जो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति काल 1000 ईस्वी मानता है, ये आपको ध्यान रखना है। बार बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि भाई राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति 1000 ईस्वी कौन मानता है? सुनीति कुमार चटर्जी मानते हैं। और ये बताते हैं कि भाई राजस्थानी भाषा है ना सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से क्या हुई है? उत्पन्न हुई है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, जो सुनीति है ना ये कहाँ की है? सौराष्ट्र की है। सुनीति कहाँ की? सौराष्ट्र की। और ऐसे भी याद कर सकते हो, से सौराष्ट्र, से सुनीति कुमार। तो सुनीति कुमार कहाँ से मानती है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति? सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से मानती है। अब चौथा है अपना नागर अपभ्रंश। नागर अपभ्रंश से कौन मानता है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम लाल। आप इसको ध्यान रखो भाई, राजस्थान के जो नगर के लोग हैं वो राजस्थान की भाषा की उत्पत्ति राजस्थान वाले बताते हैं, लेकिन जो दूसरे नगर का लोग है वो दूसरे नगर की बात करता है। तो ऐसे आना कि भाई नागर से हो जाएगा नगर, तो दूसरे नगर का आदमी कौन है? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। ये बाहर का आदमी अंग्रेज है। तो ऐसे ध्यान रखना आपको भी कि नागर से आप ध्यान रखो नगर, तो दूसरे नगर का आदमी कौन है? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। तो नागर अपभ्रंश से कौन मानता है? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम लाल। ये क्या मानते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई? नागर अपभ्रंश से हुई। ये आपको ध्यान रखना है। ये चारों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पता है मैंने आपको। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से कौन मानता है? तो एक आदमी गुजर को क्या मिला? मोती मिला, वो क्या बन गया? मुंशी बन गया। तो मोतीलाल मेनारिया और के.एम. मुंशी क्या मानते हैं? गुजरी अपभ्रंश से हुई है। तो यहाँ से कोई सा भी पूछा जा सकता है। और सर्वमान्य मत कौन सा है? शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ये सर्वमान्य मत है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति से संबंधित। जो महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ इस टॉपिक के अंदर, वो आपको बोलियों से भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, क्योंकि बोली से क्वेश्चन पूछे ना पूछे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग राजस्थान के इतिहास के पिता सबको पता है कौन है? कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट ये कि राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? वो दोनों ने तो राजस्थान का करा, लेकिन राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने। ये कौन है? ग्रियर्सन दूसरे नगर का आदमी। तो नागर अपभ्रंश से जो मानता है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति वो ये कि राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जो कब लिखा गया? 1912 में लिखा गया, में किया। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने किया। इन्होंने किस में करा? ये इनकी अपनी खुद की पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया, जो कब लिखी गई? 1912 में लिखी। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। और ये जो ग्रियर्सन थे यही सर्वप्रथम ऐसे विद्वान थे जिन्होंने राजस्थानी भाषा या फिर राजस्थानी बोलियों को वैज्ञानिक विभाजन किया। तो ग्रियर्सन ने ही सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा या बोलियों का क्या करा था? वैज्ञानिक विभाजन किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं आपको एक एक वैज्ञानिक विभाजन जो राजस्थानी बोलियों से संबंधित उनको मोस्ट इंपोर्टेंट याद करवा दूं। आप देखते पहचान जाओगे भाई इसने कितने प्रकार बताए थे। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये ध्यान है राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने करा, लेकिन राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने किया। और किस पुस्तक में किया? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में किया, जो इसकी खुद की पुस्तक थी। विक्रम संवत 835 और क्या था? अगर नॉर्मल देखें तो 778 ईस्वी में उद्योतन सूरी ने, आपको मैं साहित्य के अंदर एक एक इतिहास करके एक एक किताब याद करवा चुका हूँ। उसके अंदर क्या क्या उस साहित्य के अंदर क्या क्या था ये भी मैं आपको ट्रिक से याद करवा चुका हूँ। अगर जिसने वीडियो नहीं देखी देख लेना, प्ले लिस्ट बनी हुई, आपको हर एक टॉपिक की प्ले लिस्ट मिल जाती है अपने चैनल पे। तो विक्रम संवत 835 में उद्योतन सूरी के द्वारा कुवलयमाला ग्रंथ की रचना की। कौन सी कुवलयमाला ग्रंथ की रचना की गई? इस ग्रंथ में इन्होंने सर्वप्रथम मारवाड़ी भाषा को मरु भाषा नाम देकर इसका उल्लेख किया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भाई राजस्थान में मारवाड़ी भाषा को मरु भाषा के रूप में किसने करा? तो उद्योतन सूरी ने करा। और किस ग्रंथ में करा? अपने ग्रंथ कुवलयमाला ग्रंथ में। क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हजारों बार एग्जाम में रिपीट हुआ कि उद्योतन सूरी के द्वारा कुवलयमाला ग्रंथ की रचना की गई। इस ग्रंथ में इन्होंने सर्वप्रथम मारवाड़ी भाषा को मरु भाषा नाम देकर, किसने दिया मरु भाषा नाम? उद्योतन सूरी ने दिया। मरु भाषा नाम देकर इसका उल्लेख किया। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये उद्योतन सूरी कौन थे? मैं आपको हजार बार बता चुका हूँ कि जालोर के गुर्जर पतियार शासक वत्सराज के दरबारी कवि थे। ये आपको ध्यान रखना है कि उद्योतन सूरी कौन थे? ये जालोर के गुर्जर पतियार शासक वत्सराज के दरबारी कवि थे।
अब देखो पिंगल शिरोमणि, कौन पिंगल शिरोमणि, जिसके लेखा कौन है, कुशल नाभ। कहीं कहीं पे कुशल लाभ भी मिलता है, तो एक ही बात है, कुशल नाभ या फिर कुशल लाभ। तो पिंगल शिरोमणि जो किसने लिखा, कुशल नाभ ने लिखा, और आईने अकबरी जो किसने लिखा, अबुल फजल ने लिखा। इसमें राजस्थानी भाषा को क्या क्या, क्या नाम दिया गया, मारवाड़ी नाम दिया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना, मरु भाषा किसने दिया, उद्योधन सूरी ने दिया कोयलेमाला में, और क्या कहते हैं मारवाड़ी नाम किसने दिया, पिंगल शिरोमणि में, और आईने अकबरी में क्या मिलता है, राजस्थानी भाषा के लिए मारवाड़ी शब्द मिलता है। तो पिंगल शिरोमणि और आईने अकबरी में राजस्थानी भाषा को मारवाड़ी नाम दिया गया है। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। अब इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा, राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली घोष, जो कि 12वीं सदी में वज्रसेन सूरी के द्वारा लिखा गया। पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लेना है, हर एक एग्जाम के अंदर आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगी कि भाई राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। तो राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली घोष, जो कि 12वीं सदी में वज्रसेन सूरी के द्वारा लिखा गया। और उद्योधन सूरी ने कौन लिखा, उद्योधन सूरी ने लिखा कुबेलमाला ग्रंथ, कंफ्यूज मत हो जाना। और राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, भरतेश्वर बाहुबली घोष, जो किसने लिखा, वज्रसेन सूरी ने लिखा। कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। साहित्य भाषा में राजस्थानी भाषा के दो रूप मिलते हैं। क्या मिलते हैं, साहित्यिक भाषा में राजस्थानी भाषा के दो रूप मिलते हैं, एक तो मिलता है डिंगल और एक क्या मिलता है, एक मिलता है पिंगल। सबसे पहले अपन डिंगल के बारे में बात करते हैं। साहित्य के अंदर भी मैं आपको ये चीज बता चुका हूँ, वापस बता रहा हूँ क्योंकि आपके रिविजन हो जाए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के 100% चांस रहते हैं कि साहित्यिक भाषा में राजस्थानी भाषा के दो रूप है। एक तो डिंगल, डिंगल का बोली जाती है पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। कौन से, पश्चिमी राजस्थान के अंदर क्या बोली जाती है, डिंगल बोली जाती है। इधर बोली जाती है डिंगल, इधर बोली जाती है पिंगल। ये आपको ध्यान रखना है। ये मारवाड़ी का ही मिश्रित रूप है। देखो आपको डिंगल को भी पढ़ोगे ना, इसमें क्या डी आ रहा है, और मारवाड़ी के अंदर भी क्या आ रहा है, डी। तो आपको ध्यान रखना मारवाड़ी का साहित्यिक नाम क्या है, डिंगल है। तो मारवाड़ी का ही साहित्यिक रूप क्या है, डिंगल है। तो डिंगल के अंदर भी डी आ रहा है और मारवाड़ी के अंदर भी डी आ रहा है। तो डिंगल से हो जाएगा मारवाड़ी के डी से हो जाएगा डिंगल। तो ये मारवाड़ी का क्या है, मिश्रित भाषा। ये क्या है, मारवाड़ी की मिश्रित भाषा है डिंगल। इसकी उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है, गुजरी अपभ्रंश से हुई है। और राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति में आपको बता चुका हूँ किस अपभ्रंश से हुई है, सोरसनी से हुई है। ये कौन मानता है, गुजरी से कौन मानता है, और कि सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से कौन मानता है, और नागर अपभ्रंश से कौन मानता है, और सबसे सर्वमान्य मत कौन सा, सोरसनी अपभ्रंश। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं डिंगल के बारे में। तो इसकी उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है, गुजरी अपभ्रंश से हुई है। राजस्थान में जो सर्वाधिक साहित्य है वो किसी भाषा में लिखे गए, डिंगल में लिखे गए। सर्वाधिक मोस्टली जो भी साहित्य है वो किसमें लिखे गए, डिंगल के अंदर लिखे गए हैं। डिंगल भाषा का प्रथम प्रयोग आपको बिल्कुल शानदार बता दूंगा। डिंगल का प्रयोग सबसे पहले कहा, वो पिंगल में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। तो डिंगल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग 1550 ईस्वी में कुशल नाभ ने अपने ग्रंथ पिंगल शिरोमणि में करा। तो आपको ऐसे ध्यान रखना भाई, डिंगल का सर्वप्रथम वर्णन किसमें हुआ, पिंगल में हुआ। पिंगल शिरोमणि के लेखक कौन है, कुशल नाभ। और इसी ग्रंथ में इन्होंने क्या बताया, राजस्थानी भाषा के लिए मारवाड़ी शब्द का यूज करा था। ये आपको मैं बता चुका हूँ। इसमें और आईने अकबरी में क्या मिलता है, राजस्थानी भाषा के लिए मारवाड़ी शब्द मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो डिंगल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग 1550 ईस्वी में कुशल नाभ ने अपने ग्रंथ पिंगल शिरोमणि में किया था। ये आपको ध्यान रखना है। और एक ग्रंथ है जिसका नाम है डिंगल शब्दकोश। डिंगल शब्दकोश किसने लिखा, पंडित रामकरण आसोपा ने लिखा डिंगल शब्दकोश। ये भी पूछा जा सकता है आपसे साहित्य के अंदर, वहां पे भी मैं बता चुका हूँ, आपको यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि डिंगल शब्दकोश किसने लिखा, पंडित रामकरण आसोपा ने लिखा है। इसमें इन्होंने मारवाड़ राज्य के शासकों के साथ ही साथ जागीरदारों और सामंतों का इतिहास भी लिखा है। ये आपको ध्यान रखना है कि मारवाड़ के शासकों के साथ साथ सामंतों और जागीरदारों का इतिहास किसने लिखा है, पंडित रामकरण आसोपा ने लिखा है। और किसमें लिखा है, डिंगल शब्दकोश के अंदर लिखा है। अपन डिंगल पढ़ लिए जो कि मारवाड़ी का मिश्रित रूप है। आप पढ़ रहे अपन पिंगल, पिंगल यानी पूर्वी, पूर्वी पैसे पिंगल पैसे पूर्वी। तो इस वाले राजस्थान के अंदर कौन सी बोली जाती है, पूर्वी बोली जाती है। ये ब्रज भाषा का ही क्या कहते हैं, ब्रज भाषा का ही क्या मिश्रित रूप है। वो किसका है, वो मारवाड़ी का मिश्रित रूप है। ये किसका है, ब्रज का मिश्रित रूप है। ये आपको ध्यान रखना है। उसकी उत्पत्ति किससे, गुजरी ऊपर अपभ्रंश से हुई है। और इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, सोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ये आपको ध्यान रखना है कि भाई डिंगल की उत्पत्ति हुई है गुजरी अपभ्रंश से, और पिंगल की उत्पत्ति हुई है सोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। वहां पे अपन ने पढ़ा डिंगल शब्द को, जो किसने लिखा, रामकरण आसोपा ने लिखा। अब अपन पढ़ रहे राजस्थानी शब्दकोश। क्या पढ़ रहे अपन, राजस्थानी शब्दकोश। अब देखो शब्दकोश आपने देखा होगा, राम के मंदिर में आप जाते होंगे, बहुत से लोग लिखते रहते हैं राम 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 राम, बहुत बार लिखते रहते हैं सीताराम 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 सीताराम। तो ऐसे ध्यान रखना आपको, राजस्थानी शब्दकोश किसने लिखा, सीताराम लालस ने लिखा। किसने लिखा, सीताराम लालस ने लिखा है राजस्थानी शब्दकोश। और शब्दकोश, राजस्थान के शब्दकोश में क्या था, सीताराम 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 सीताराम। इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि राजस्थानी शब्द को किसने लिखा, सीताराम लालस ने। और क्या कहते हैं, डिंगल शब्द को किसने लिखा, पंडित रामकरण आसोपा ने। दोनों के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
देखो, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में सीताराम लालस को राजस्थानी भाषा की क्या कहा गया, मसाल कहा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में सीताराम लालस को किसको राजस्थानी भाषा की मसाल कहा गया है, तो सीताराम लालस को कहा गया है। क्यों कहा है, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा, राजस्थानी शब्दकोश लिखा है। मुख्यतः, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, मुख्यतः राजस्थानी भाषा का उल्लेख 5 प्रकार के साहित्यों में मिलता है। राजस्थानी भाषा का उल्लेख कितने प्रकार के साहित्यों में मिलता है, 5 प्रकार के साहित्यों में मिलता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो चारण साहित्य में मिलता है, एक जैन साहित्य में मिलता है, एक ब्राह्मण साहित्य के अंदर मिलता है, एक संत साहित्य के अंदर और एक लोक साहित्य के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, चारण साहित्य, जैन साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, संत साहित्य और लोक साहित्य, इन 5 प्रकार के साहित्यों में क्या मिलता है, राजस्थानी भाषा का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। अब अपन पढ़ते हैं राजस्थानी बोलियों का वैज्ञानिक विभाजन पढ़ते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई किस इतिहासकार ने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जॉर्ज इब्राहिम गिरेसन। अब इनके बारे में अपन को क्या पता है, अभी तक जो अपन ने पढ़ा, इनके बारे में अपन को ये पता है कि भाई इन्होंने सबसे पहले ना राजस्थानी शब्द का प्रयोग, किसका, राजस्थानी शब्द का प्रयोग करा, किसमें करा, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, अपनी पुस्तक 1912 में किया था। ठीक है, इनके बारे में अपने ये पढ़ा, ये दूसरे नगर के आदमी थे, इसलिए इन्होंने क्या पढ़ा, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से मानी। अभी तक तो अपन को इनके बारे में इतना ही पता है इस वीडियो के अंदर। अब अपन और पढ़ रहे हैं इनके बारे में, और मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनता है इनसे अपन सारे निकाल देंगे। तो राजस्थानी बोलियों का क्या पढ़ रहे हैं अपन, वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अपन जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन का वर्गीकरण। राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में करा, 1912 में किया था, ये अपन को बताएं। इन्होंने ही सर्वप्रथम अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के 9वें खंड में सन 1912 में राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण किया। ये भी अपन को पता है कि सबसे पहले राजस्थानी भाषा को वैज्ञानिक विभाजन किसने करा है, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने करा है, और अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर किया था। इन्होंने राजस्थानी भाषा को अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में 5 भागों में बांटा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 भागों में बांटा। आप पेपर उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा था, तो 5 भागों में बांटा था। आप देखो, मैं इसको ट्रिक से याद करवाता हूँ आपको। तो आपको लिखना है जॉर्ज, लिखना है क्या, लिखना है जॉर्ज लिखना है। अब देखो जॉर्ज को यहाँ से पढ़ो आप, ये क्या लिखे हुआ है, जॉर्ज को आप मोबाइल उल्टा करके देखोगे तो आपको ये 5 दिखेगा। जॉर्ज के ऊपर क्या यहाँ से दिखेगा 5। तो आपको सारे के सारे जिन्होंने भी बांटा ना राजस्थानी भाषा को, मैं उनके नाम के अंदर से आपको बता दूंगा कि भाई उसने कितने प्रकार बताए। अपन जॉर्ज कैसे लिखते हैं भाई, ऐसे ही तो लिखते हैं जॉर्ज, ऐसे लिखते हैं अपन जॉर्ज। यहाँ पे क्या लिखे हुआ अपन को दिख रहा है, तो 5 ही तो दिख रहा है यहाँ पे लिखे हुआ। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि भाई राजस्थानी भाषा को जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने कितने भागों में बांटा था, 5 भागों में बांटा था। ये कौन कौन से भाग थे, एक तो पश्चिमी राजस्थान जिसके अंदर मारवाड़, सिंध, पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र आते हैं। दूसरा इन्होंने बताया उत्तरी पूर्वी राजस्थान, जिसके अंदर अलवर, भरतपुर के क्षेत्र आते हैं। जैसे कि तो आपको कुछ भी नहीं, मैप बना लो आप तो सीधा एक तो पश्चिमी राजस्थान बताया, एक देखो उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व क्या पश्चिम हो गया, और ये क्या हो गया पूर्व हो गया। एक तो इन्होंने क्या था पश्चिमी राजस्थानी बताया, एक यहाँ पे बताया इन्होंने उत्तर पूर्वी, आपको बताया यहाँ पे मेवात क्षेत्र, अलवर, भरतपुर बताया। एक मध्य पूर्वी राजस्थानी बताया, कौन सा, ये वाला बताया, ढूंढाड़ क्षेत्र बताया इन्होंने। ठीक है, मध्य पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ क्षेत्र बताया इन्होंने। एक दक्षिण पूर्वी, कौन सा दक्षिण पूर्वी कौन सा हो गया अपना, ये वाला क्षेत्र हो गया। यहाँ पे अपन को पता है हाड़ौती आता है, तो मालवा और हाड़ौती या फिर मेवाड़ क्षेत्र को उसने बताया कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। और दक्षिणी पश्चिम में क्या बताया, दक्षिणी पश्चिम, ये अपना आबू वाला क्षेत्र। ठीक है, इसमें कौन, आबू देलवाड़ा वाला क्षेत्र इसने बताया। तो आपको इसे ध्यान रखना है, इन्होंने कुछ भी नहीं करा, इन्होंने नॉर्मल राजस्थान का यूं बांट दिया। एक तो पश्चिम बता दिया, एक इन्होंने उत्तर पूर्व बता दिया, एक तो दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और एक मध्य बता दिया। इस तरह के इन्होंने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा, 5 भागों में बांटा। आपको ये नहीं ध्यान रखना, इनके नाम भी आप मैंने याद करना। आप तो इतना ध्यान रख, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा था। और किस ग्रंथ में बांटा था, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के 9वें खंड में बांटा था 1912 के अंदर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सेकंड है अपना जो एलपी टेसिटोरी का वर्गीकरण। किसका, एलपी टेसिटोरी का वर्गीकरण। ये कहाँ के थे, ये इटली के थे, ये आपको ध्यान रखना है। एलपी टेसिटोरी का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं अपन, इनके अंदर से भी निकाल देंगे इस भाई इसने कितने भागों में बांटा था। इन्होंने बीकानेर में रहते हुए चारण साहित्य का क्या अध्ययन करा। इन्होंने बीकानेर में रहते हुए चारण साहित्य का अध्ययन किया। इनकी कार्य का स्थली को क्या कहलाती है, बीकानेर कहलाती है। तो एलपी टेसिटोरी की कार्यस्थली क्या है, बीकानेर रही है। इनकी मृत्यु सन 1919 में बीकानेर में ही हुई थी तथा बीकानेर में क्या इनकी कब्र है। तो आपको ध्यान रखना, चारण साहित्य का अध्ययन भी बीकानेर में करा, इनकी कार्यस्थली भी बीकानेर में, इनकी मृत्यु भी बीकानेर में, इनकी कब्र भी बीकानेर के अंदर, एलपी टेसिटोरी की। बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह ने इन्हें चारण साहित्य के सर्वेक्षण एवं सर्वे का कार्य सौंपा था, ये आपको ध्यान रखना है। इनके ग्रंथ कौन कौन से एलपी टेसिटोरी के, राजस्थानी चारण
पुराण साहित्य में ऐतिहासिक सर्वे और दूसरा है इनका पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण, ये इनके क्या है ग्रंथ है। अब इनका इन्होंने जो ना राजस्थानी भाषा का जो वर्गीकरण करा ना वो इन दोनों ग्रंथों में नहीं करा, एक अलग सा ग्रंथ है इनका जिसकी इनकी कौन सी पुस्तक है, इंडियन एंटीक्यूरी। इंडियन एंटीक्यूरी में इन्होंने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा। मोस्ट इंपोर्टेंट के एलपी टेसीटोरी ने अपने ग्रंथ इंडियन एंटीक्यूरी में राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा। अब देखो अपन पढ़ते हैं, अपन क्या पढ़ते, टेसीटोरी। देखो उनके नाम के लास्ट में क्या रहा है, इधर देखो आप, इनके नाम के लास्ट में आपको 2 दिख रहा है, देखो टोरी में अपन लिखते हैं यहाँ पर टोरी, यहाँ पर 2 दिख रहा है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि इन्होंने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में बांटा था। जो मैं आपको बता रहा हूँ इससे आप कभी नहीं बोलोगे, अभी क्या 10 साल बाद भी आप नहीं बोलोगे भाई जॉर्ज इब्राहिम ग्रेगसन के नाम के अंदर ये 5 आ रहा है और एलपी टोरी के नाम के अंदर ही 2 आ रहा है। तो इन्होंने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा। एक तो पश्चिमी राजस्थानी, एक पूर्वी राजस्थानी। एक तो इन्होंने पश्चिमी राजस्थानी बांट दिया, एक पूर्वी राजस्थानी बांट दिया। पश्चिमी राजस्थानी में इन्होंने बताया मारवाड़ी और मेवाड़ी, और पूर्वी राजस्थानी में इन्होंने बताया मेवाती, किशनगढ़ी और हाड़ौती और अजमेरी भाषा को इन्होंने बताया पूर्वी राजस्थानी के अंदर। नेक्स्ट अपने नरोत्तम स्वामी का वर्गीकरण, इसके अंदर आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको इसके अंदर बस इतना से याद रखना, इन्होंने राजस्थानी भाषा को 4 भागों में विभाजित किया। किसने, नरोत्तम स्वामी ने। इन्होंने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में, 4 भागों में विभाजित किया। अब आपको पता है, मैं नाम के अंदर से आपको बता रहा हूँ इसने कितने भागों में बांटा। देखो अपन लिख रहे हैं अपन नरोत्तम, क्या लिख रहे हैं अपन, नरोत्तम। अब देखो यहाँ पे लिखा त। अब इसको मोबाइल उल्टा करके आप पढ़ना, देखो क्या पढ़ोगे आप, इसको जो ये लिखे हुआ ना इसका नाम, इसको आप मोबाइल उल्टा करके पढ़ना। नरोत्तम को आपको 4 दिखाई देगा, ये लिखा है ना अपन नरोत्तम, ये क्या दिख रहा है आपको, मोबाइल उल्टा करके देखोगे तो ये क्या लिख रहा है भाई, ये 4 लिखे हुआ है। क्या लिखे हुआ है, 4। तो नरोत्तम स्वामी ने कितना बताया, 4 भागों में बताया। इन्होंने राजस्थानी भाषा को 4 भागों में विभाजित किया, ये आपको ध्यान रखना। जॉर्ज इब्राहिम ग्रेगसन ने 5 टेसीटोरी के नाम के अंदर 2 भागों में, और नरोत्तम स्वामी के अंदर 4 लिखे हुआ था, उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया। नेक्स्ट और सर्वमान्य मत है मोतीलाल मीनारिया। मोतीलाल मीनारिया, अब देखो आप मोतीलाल मीनारिया के बारे में अपन ने पहले भी पढ़ा, क्या पढ़ा था अपन ने कि भाई एक गुजर को क्या मिला, मोती मिला और वो मुंशी मिल गया। तो ये मोतीलाल मीनारिया वो ये जो राजस्थानी भाषा को किससे उत्पन्न मानते हैं, गुजरी अपभ्रंश से उत्पन्न मानते हैं। तो मोतीलाल मीनारिया, इन्होंने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में विभाजित किया। कितने, 5 भागों। जॉर्ज इब्राहिम ग्रेगसन ने भी 5 भागों में बांटा था और इन्होंने भी 5 भागों में विभाजित किया। अब देखो आपको क्या मिला, मोती मिला। अब आप मोती मिला तो आप उसको अपने हाथ में रखोगे और हाथ के अंदर कितनी उंगली होती है, 5 होती है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि मोती मिला, आपने उसको हाथ में रखा और हाथ में कितनी उंगली होती है, 5। तो मोतीलाल मीनारिया ने भी राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा, 5 भागों में विभाजित किया। राजस्थानी भाषा के विभाजन से संबंधित सर्वमान्य मत इन्हीं का मत है, सर्वमान्य मत मोतीलाल मीनारिया को। जैसे आपको पता है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति से संबंधित सोर्स यानी अपभ्रंश सर्वमान्य मत है, जो किसने दिया था। देखो आपको शोर कब हुआ, जब चोरी हुई तो एलपी टेसीटोरी, और कैसी हुई थी, महान चोरी तो महावीर प्रसाद। तो इन दोनों ने क्या कहा था भाई, कहा था कि भाई राजस्थानी भाषा शोर से नहीं अपभ्रंश से निकली है, वो सर्वमान्य मत था। ऐसे भाई राजस्थानी भाषा के विभाजन से संबंधित सर्वमान्य मत किसका है, मोतीलाल मीनारिया का है, जिन्होंने 5 भागों में बांटा था। अब देखो अपन महत्वपूर्ण तथ्य याद कर चुके हैं, अब अपन राजस्थानी की प्रमुख बोलियों को याद करेंगे कि भाई कौन कौन सी बोलियां वो किस किस क्षेत्र में बोली जाती है, उसकी क्या क्या विशेषता है, उसका प्रथम उल्लेख कहाँ मिला, अपन को सारी की सारी डिटेल अपन ट्रिक से याद करेंगे, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। राजस्थान की प्रमुख बोलियां, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मारवाड़ी। अब देखो मारवाड़ी बोली पढ़ रहे हैं, अब आपको पता है नॉर्मल मारवाड़ी आदमी कैसा होता है, आप भी मारवाड़ी हो, मैं भी मारवाड़ी हूँ। तो मारवाड़ी आदमी को क्या होता है, जश्न के बहाने नहीं मनाता। मारवाड़ी आदमी कभी भी जश्न नहीं मनाएगा कि भाई होली होगी तो जश्न मना लेंगे, दीपावली होगी तो किसी का बर्थडे होगा तो जश्न। तो मारवाड़ी आदमी को आपा ने की भी कहते की भी बहाना की जरूरत नहीं, आपा तो कभी भी मना ले जश्न। तो मारवाड़ी आदमी को जश्न के बहाने की नहीं बनाता। तो मारवाड़ी आदमी कभी भी जश्न की क्या नहीं बनाता, बहाने नहीं बनाता, उसका जब दिल करा वो कभी भी जश्न मना लेता है। तो बस आपको इसके अंदर इतनी ट्रिक याद रखनी है कि भाई मारवाड़ी आदमी जश्न के बहाने नहीं बनाता। इसकी उपबोलियों को भी मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा, इसकी उपबोलियां कहाँ बोली जाती है ये भी मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, सारी की सारी चीजें अपन ट्रिक से याद करवाएंगे। तो मारवाड़ी आदमी जश्न के क्या नहीं बनाता, बहाने नहीं बनाता। अब देखो जय आ रहा है, जश्न के अंदर क्या आ रहा है, जय आ रहा है। तो जैसे आप ध्यान रखना, जोधपुर संभाग के जितने भी जिले आते हैं ना, वहाँ पे ये सारी क्या है कि मारवाड़ी बोली जाती है। अब देखो सबसे पहले आपको जैसलमेर से लो, जैसलमेर के नीचे क्या था, बाड़मेर के नीचे जालोर के नीचे सिरोही के ऊपर पाली के ऊपर जोधपुर। तो ये जोधपुर संभाग के क्या हो गए, 6 जिले हो गए। तो जैसे हो जाएगा जोधपुर संभाग के अंदर, से क्या हो जाएगा, शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी के अंदर सबको पता है चूरू का झुंझुनू आता है, ठीक है। ने से हो जाएगा नागौर, ठीक है। बहाने के अंदर हो जाएगा, ब से हो जाएगा
जाएगा बीकानेर और ह और न से क्या हो जाएगा हनुमानगढ़। तो आपको ध्यान रखना भाई मारवाड़ी आदमी जश्न के क्या नहीं बनाता बहाने। तो जैसे हो जाएगा जोधपुर संभाग से शेखावटी क्षेत्र, न से नागौर, ब से बीकानेर, ह और न से क्या हो जाएगा हनुमानगढ़। इन वाले क्षेत्रों के अंदर क्या बोली जाती है, मारवाड़ी बोली बोली जाती है। अभी आपको ऑप्शन में दे देगा कि निम्न में से किस जिले के अंदर मारवाड़ी बोली नहीं बोली जाती है, तो आपको उसको उस आंसर को करेक्ट करने के लिए आपको ये सारे के सारे याद होने चाहिए, जब भी तो आप उसका आंसर का करेक्ट करोगे। क्योंकि ऐसा तो कुछ भी नहीं कि भाई अगर आपको वो देखो यहाँ पे आपको वो जयपुर दे देवे तो आपको जयपुर को करेक्ट करना पड़ेगा, भाई जयपुर के अंदर मारवाड़ी नहीं बोली जाती है। इसी तरीके से आपको यह ध्यान रखना है कि मारवाड़ी आदमी जश्न के बहाने नहीं बनाता। जैसे जोधपुर संभाग, शेखावटी, नागौर, बीकानेर और हनुमानगढ़, इन वाले क्षेत्रों में क्या बनाई जाती है, आपको ध्यान रखना मारवाड़ी बोली बोली जाती है। और जैसे जो जोधपुर आने इसमें आपको जोधपुर के छह जिले लेने और शेखावटी के आपको तीनों चूरू के झुंझुनू लेने हैं। ये जो इसका प्राचीन नाम, मारवाड़ी भाषा का प्राचीन नाम क्या है, मारवाड़ी भाषा का प्राचीन नाम है मरु भाषा। इसको मानक बोली भी कहा जाता है। मारवाड़ी भाषा का प्राचीन नाम क्या है, मरु भाषा। अब आपको मरु भाषा देखते हैं, अपने इससे ऊपर पढ़ा था कि भाई राजस्थानी भाषा को मरु भाषा किसने कहा था, उद्यतन सूरी ने अपने ग्रंथ उवलेमाला में कहा था कि भाई राजस्थानी भाषा के लिए किसने मरु भाषा का यूज किया था। तो आपको ऐसे ही ध्यान रखना है। देखो आपको मैं और ट्रिक से बता देता हूँ। देखो मरु के अंदर क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, ऊ से उद्योतन सूरी। तो मरु भाषा का यूज किसने करा था, उद्योतन सूरी ने करा था। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और ये अपन पढ़ चुके हैं विक्रम संवत 835 में उद्योतन सूरी के द्वारा कुबरेमाला ग्रंथ की रचना की गई। इस ग्रंथ में इन्होंने सर्वप्रथम मारवाड़ी भाषा को मरु भाषा नाम देकर इसका क्या करा था, उल्लेख करा था। मारवाड़ी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, गुजरी अपहरण से हुई है। आपको मैं बता चुका हूँ मारवाड़ी किससे बनी हुई, डिंगल के। मारवाड़ी का साहित्य ग्रुप क्या कहलाता है, डिंगल। वो भी किससे बना है, गुजरी अपहरण से बना है। तो इसी तरह ध्यान रखना है भाई, मारवाड़ी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, गुजरी अपहरण से हुई है। पिंगल शिरोमणि, कुशल नाम और आईने अकबरी अबुल फजल में राजस्थानी भाषा को क्या नाम दिया गया, मारवाड़ी नाम दिया गया। या मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये जो राजस्थान की सबसे बड़ी बोली कौन सी है, मारवाड़ी है। ये जो कि सबसे बड़ी बोली इसलिए कह रहा हूँ कि क्षेत्रफल के हिसाब से ये राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोली जाने वाली बोली है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे सर्वाधिक जनसंख्या के हिसाब से कौन सी बोली जाती है, वो ढूंढाड़ी बोली जाती है। अभी अपन आगे उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आपको दोनों क्वेश्चन याद रखने के, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, वो अपनी मारवाड़ी है। लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या के हिसाब से कौन सी बोली जाती है, ढूंढाड़ी बोली जाती है। सर्वाधिक लोगों के द्वारा कौन सी बोली जाती है, ढूंढाड़ी बोली जाती है। जैसे आपको पता भाई मारवाड़ी का साहित्य ग्रुप 1000 बार बता चुका हूँ मैं आपको, क्या है, डिंगल है। ठीक है, ये राजस्थान की प्रधान बोली है। मारवाड़ी कौन सी है, राजस्थान की प्रधान बोली है। मारवाड़ी बोली पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है, गुजराती भाषा का सर्वाधिक प्रभाव रहा है। तो मारवाड़ी बोली पर सर्वाधिक प्रभाव किसका रहा है, गुजराती भाषा का प्रभाव रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। जैन साहित्य एवं मीरा की रचनाएं मारवाड़ी में ही क्या हुआ, लिखी हुई है। तो जैन साहित्य एवं मीरा की रचनाएं किसमें, मारवाड़ी में ही है। सोठा, छंद एवं मांड राग, इस बोली की क्या है, शिल्पगत विशेषता है। किसकी, मारवाड़ी बोली की क्या है, शिल्पगत विशेषता है। ये तो अपन ने याद कर लिया। अब हम पढ़ते हैं मारवाड़ी की कितनी उपबोलियां, मारवाड़ी की 4 उपबोलियां। कितनी उपबोलियां, 4 उपबोलियां। ये आपको ध्यान रखना है। अब चारों उपबोलियां मैं आपको हाथों पे याद करवा दूं, उंगलियों पे याद हो जाएगी आपको कि कौन कौन सी 4 बोलियां। अब देखो मारवाड़ी तो क्या हो गई, बोली हो गई। अब इसकी उपबोलियां याद करें तो मारवाड़ी की क्या उपबोलियां बिल्कुल ना जमीन पे पड़ी हुई थी। तो मारवाड़ी बोला यार, जैसे अभी माँ क्या करती है, उसका बच्चा घूमता रहता है जमीन पे तो उसको उठा लेती है गोद में। ऐसे क्या करा मारवाड़ी ने ना, मारवाड़ी माँ हो गई, इसने अपनी उपबोलियों को क्या, अपने बच्चों को क्या करा, गोद में उठा लिया। तो ऐसे ही मारवाड़ी ने अपनी उपबोलियों को थल से क्या उसमें उठाया, गोदी में उठाया। बस आपको ऐसे ध्यान रखना, मारवाड़ी ने अपनी उपबोलियों को थल से गोदी में उठाया। किससे, थल से, थल यानी जमीन से क्या करा, गोदी में उठाया। बस आपको इतने से ध्यान रखना, मारवाड़ी ने अपनी उपबोलियों को थल से जमीन में उठाया। देखो थल से क्या हो जाएगा, थल्ली। से को आपको ऐसे वाला शे बनाना, जब भी आप आंसर निकाल पाओगे। थल से हो जाएगा थल्ली, से शेखावटी, गो से हो जाएगा गोडवाड़ी और दी से देवड़ावाड़ी। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए 4 मारवाड़ी की क्या उपबोलियां कि मारवाड़ी ने अपनी उपबोलियों को क्या होगा, थल से गोदी में उठाया था। तो थल से थल्ली, से शेखावाटी, गो से हो जाएगा गोडवाड़ी और दी से हो जाएगा देवड़ावाड़ी। तो आपको थल्ली, शेखावाटी, गोडवाड़ी, वो क्या है, देवड़ावाड़ी, ये राजस्थान की क्या है, मारवाड़ी में की क्या है, 4 उपबोलियां। ये आपको ध्यान रखना है। तो मारवाड़ी ने अपनी उपबोलियों को थल से क्या हुआ, गोदी में उठाया। तो थ से थल्ली, से शेखावाटी, गोड से हो जाएगा गोडावाड़ी और दी से हो जाएगा देवड़ावाड़ी। अब इनके बारे में अपन एक के बारे में पढ़ते हैं। देखो गोडवाड़ी, अब आपको पता होगा हमने राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ी होगी। तो ये जो पाली वाला क्षेत्र ना, पाली और बाड़मेर वाला, ये क्या कहलाता है, गोडवाड़ क्षेत्र कहलाता है। तो ये कहाँ बोली जाएगी, गोडवाड़ क्षेत्र के अंदर ही। तो ये गोडवाड़ प्रदेश जैसे कि बाड़मेर, पाली और जालौर में बोली जाती है। गोडवाड़ प्रदेश के अंदर आपसे एक सिंगल जिला पूछे तो आपको क्या लगाना है, पाली लगाना है। क्यों, पाली के आसपास, पाली, बाड़मेर, जालौर, ये आसपास वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। यहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है, गोडवाड़ी बोली जाती है। तो इसको याद करवाने की कोई जरूरत नहीं। जहाँ पे मेरे को लगेगा कि याद करवाना आपको, ये भाई
वाली पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर, ये आपसे क्रैक भी नहीं होगी, तो वो मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा। बाकी आपको नॉर्मल भी याद रखोगे तो आपको ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर मैं छोटी छोटी चीज भी आपको ट्रिक से याद करवाऊँ तो आप बोलोगे यार क्या है यार, हर चीज ही ट्रिक से याद रखे। इसलिए आपको ये जानना है, मैं ये वाला जो क्षेत्र है ना, पाली बाड़मेर जालौर वाला, ये क्या है, गोडवार प्रदेश कहलाता है, तो गोडवाड़ी भी इसी क्षेत्र में बोली जाएगी। तो इसलिए ये ध्यान रखना आपको, ये गोडवार प्रदेश बाड़मेर जालौर पाली में बोली जाती है। देवड़ावाटी, देवड़ावाटी कहाँ बोली जाती है, आबू देलवाड़ा कहाँ है, यहाँ पर ये तो आबू माउंट आबू के अंदर ही तो बस देवड़ावाटी को आप ऐसे जाने को आबू देलवाड़ा, तो देलवाड़ा के अंदर ही तो बोली जाती है। तो देवड़ावाटी कहाँ बोली जाती है, आबू देलवाड़ा, यहाँ फिर माउंट आबू के आसपास वाले क्षेत्र में बोली जाती है, तो ये माउंट आबू सिरोही में बोली जाती है। अब देखो नेक्स्ट अपनी थल्ली, ये बीकानेर, चूरू और गंगानगर में बोली जाती है। मारवाड़ में आपने उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ा होगा जिसको थल्ली भी कहते हैं, तो कहाँ कहते हैं, वो बीकानेर, चूरू और गंगानगर वाले कई कई किताबों के अंदर इसको थल्ली अपना जैसलमेर भी दिया हुआ है कि भाई जैसलमेर के अंदर थल्ली बोली जाती है, तो वो गलत है। मोस्ट इंपोर्टेंट आप ध्यान रखना, अगर आपने लिखे हुआ तो उसको काट के आपको क्या सही करना है कि बस थल्ली कहाँ बोली जाती है, बीकानेर, चूरू और गंगानगर में बोली जाती है। मैं बहुत सी किताबों का स्टडी करता हूँ, उसके बाद ही आपकी वीडियो बनाता हूँ, आपको एक एक चीज ऑथेंटिक मिलेगी। ये जो एक एक चीज जो मैंने टाइप कर रखी है आपको एकदम बिल्कुल करेक्ट मिलेगी, 3-3 4-4 बार मैं चेक करके ही अपलोड करता हूँ वीडियो। तो थल्ली से हो जाएगा आपको, ये बीकानेर, चूरू, गंगानगर में बोली जाती है, आपको ध्यान रखना है। शेखावाटी, शेखावाटी सबको पता है, शेखावाटी क्षेत्र में बोली जाती है, चूरू सी के झुंझुनू, तो इसको क्या याद करवाऊँ मैं आपको ट्रिक से, ये कोई याद करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। सबसे पहले आपको तो ये जानना होगा मारवाड़ी की 4 उपबोलियां कौन सी है, तो मारवाड़ी ने थल से अपनी उपबोलियों को क्या गोदियों में उठाया था, थल्ली, शेखावाटी, गोवड़ावाड़ी और क्या था, देवड़ावाड़ी, ये आपको चारों याद रखनी है। तो ये शेखावाटी पता है चूरू सी के झुंझुनू में बोली जाती है, तो आपको मारवाड़ी बोलियों के बारे में आपको चारों पता चलेगा। मारवाड़ी आदमी को जश्न के बारे नहीं पता। जोधपुर संभाग, शेखावाटी, नागौर, बीकानेर और हनुमानगढ़ के अंदर बोली जाती है। नेक्स्ट है अपनी कौन सी, डूंडाड़ी बोली, ठीक है, डूंडाड़ी बोली मोस्ट इंपोर्टेंट याद करवाऊंगा। सबसे पहले आपको ये बताओ मेरे को भाई, डे और दे एक लगते नहीं लगते, आप डे बोलो दे बोलो एक ये है नहीं है। अगर आपको नहीं लगता फिर भी आपको अब से ये मानना पड़ेगा डे और दे क्या एक ही है, तो आप पूरी की पूरी डूंडाड़ी बोली को क्रैक कर जाओगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको ऐसे डालना है, आपको आज से ड को द पढ़ना है, तो ड और दे सेम ही लगता है, तो उसको मैं यहाँ से हटा दूं तो क्या हो जाएगा, डे ही तो हो जाएगा। तो डे और इसको थोड़ा सा लंबा कर दो, द हो जाएगा। तो डे और दे क्या है, एक ही है। तो बस आपको ये ध्यान रखना, बस आपका काम हो गया। डूंडाड़ी के अंदर कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। देखो डूंडाड़ी को अपन, डूंडा को पढ़ो आप दादू, क्या पढ़ो, डूंडाड़ी में से आप निकालो दादू, दादू, तो ड और दे एक ही, तो अपने ड को अपने बना दिया द, क्या बना दिया, डे को अपने बना दिया दे। तो दादू है आपकी, दादू उसके पास क्या है, दादू के पास 10 ताज है। आपके पास क्या बात है, दादू के पास 10 ताज 6 क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये सारी की सारी ट्रिक जो मैं आपको बताऊं एक एक पॉइंट के ऊपर बनी हुई है कि दादू के पास 10 ताज 6। आज से आपको ये बोलना आपके दादू, उसके दादू के पास क्या है, 10 ताज 6, बस इतना सा बोलना आपको, दादू के पास 10 ताज 6। देखो 10 हो जाएगा दोसा, से हो जाएगा सवाई माधोपुर, टी से क्या हो जाएगा टोंक, ए से हो जाएगा अजमेर, जैसे हो जाएगा जयपुर। इस वाले क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है, डूंडाड़ी बोली जाती है। तो आपको ध्यान है दादू के पास, डूंडाड़ी में सब डे को दे बना रहे हैं, तो दादू के पास क्या 10 ताज 6। आप 6 क्यों बोल रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा बाद में कि दादू के पास 10 ताज 6। 10 हो जाएगा दोसा, से सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, जयपुर। इन वाले क्षेत्रों में क्या बोली जाती है, डूंडाड़ी बोली जाती है। डूंडाड़ी बोली का प्राचीनतम मूल्य क्या मिलता है, तो प्राचीनतम मूल्य अपने को मिलता है 8-10 गुजरी नामक ग्रंथ में। क्या मिलता है, डूंडाड़ी बोली का प्राचीनतम मूल्य अपन को मिलता है किसमें, 8-10 गुजरी। अब देखो नाम है ऐसा 8 और 10, 8-10 गुजरी। इस ग्रंथ में क्या मिलता है अपन को, राजस्थानी की जो बोली है ना जिसका नाम है डूंडाड़ी, राजस्थान की एक बोली है जिसका नाम है डूंडाड़ी, इसका क्या मिलता है अपन को, प्राचीनतम मूल्य मिलता है कि डूंडाड़ी का प्राचीनतम मूल्य अपन को क्या मिलता है, 8-10 गुजरी नामक ग्रंथ के अंदर मिलता है। राजस्थान में सर्वाधिक लोगों या फिर जनसंख्या के द्वारा डूंडाड़ी बोली ही बोली जाती है। मैं आपको बता चाहूँ क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक मारवाड़ी, लेकिन जनसंख्या या फिर लोगों के हिसाब से पूछेंगे तो आपको लगाना डूंडाड़ी, क्योंकि भाई राजस्थान के अंदर जयपुर वाले क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है। जहाँ पे जनसंख्या रहेगी तो वाली बोली पे सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाएगी, तो इसलिए राजस्थान में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा कौन सी बोली जाती है, डूंडाड़ी बोली जाती है। आपको ध्यान रखना है। और ये दादू पंथियों की साहित्यिक बोली मोस्ट इंपोर्टेंट है, हजारों बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि दादू पंथियों की साहित्यिक बोली है। देखो ड को आपको मैंने द करा दिया, तो डूंडाड़ी क्या है, दादू पंथियों किसके अंदर भी आ रहा है, दादू के अंदर द। तो बस आपको ये से याद रखना है कि बस दादू ट्रिक के अंदर भी क्या आ रहा था, दादू आ रहा था, दादू। तो दादू से आपको ध्यान रखना है जो डूंडाड़ी है ना, ये दादू पंथियों की साहित्यिक बोली, ये बार बार एग्जाम के अंदर पूछा गया। तो ड को आपको द करना आपका काम हो जाएगा। तो ये दादू पंथियों की क्या है, साहित्यिक बोली है। इस बोली में सर्वाधिक 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको ट्रिक में बताया मैंने, दादू के पास 10 ताज 6, तो 10 ताज से हो जाएगा तो 6 तो हो जाएगा। दादू से दादू पंथियों की साहित्यिक बोली 6 से हो जाएगा। इस बोली के अंदर सर्वाधिक 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप जैसे आपके भी कोई रिश्तेदार जयपुर के अंदर रहते होंगे तो वो क्या भाई कटे 6 का ही कर दे 6, तो इस तरीके से यूज करते हैं वो। तो इस बोली में सर्वाधिक 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है।
ढूंढारी बोली को जयपुरी बोली और झारशाही बोली भी बोली भी कहा जाता है। तो ढूंढारी बोली को जयपुरी बोली और झारशाही बोली भी बोली जाती है। झारशाही बोली क्यों बोली जाती है? क्योंकि ना जयपुर रियासत के अंदर एक सिक्का चलता था जिसका नाम था झारशाही सिक्का, तो इसलिए इस बोली को झारशाही बोली भी कहा जाता है। इसका साहित्यिक रूप कौन सा? पिंगल। और पिंगल मैंने आपको बताया था, पिंगल क्या पूर्वी राजस्थान के अंदर बोली जाती है। और पिंगल किससे बनी हुई है? शोषणी अपभ्रंश से बनी हुई है। क्या डिंगल किससे बनी हुई? गुजरी अपभ्रंश से बनी हुई है, आपको ध्यान रखना है। तो पिंगल क्या था? इसका क्या था? ढूंढाड़ी का साहित्यिक रूप क्या है? पिंगल। और मारवाड़ी का साहित्य रूप क्या है? डिंगल है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मतलब ढूंढाड़ी की उपबोलियां। अब देखो, आपके दादू थे, दादू ने क्या करा था? दादू के पास तो दस्ताज छे, ठीक है। अब ऐसे ही आपको बताना है ना, दादू ने राजा के नगर में 84 लाख की कोठरी तैयार करवाई। आपके दादू तो उनके पास बहुत पैसा था, तो उन्होंने क्या करा? राजा के नगर में 84 लाख की कोठरी तैयार करवाई। आप बताओ, इतनी इजी ट्रिक है ये, आपको ध्यान नहीं होगी क्या? दादू ने राजा के नगर में 84 लाख की कोठरी तैयार करवाई। और जो जिसकी ढूंढाड़ी की जो बोली हो ना, यहाँ से हर एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये किस जिले में बोली जाती है। इनके सिर्फ जिले जिले पूछे जाते हैं, बार बार हजारों बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि भाई इस जिले के इस बोली का जिला बताओ आप। तो वो कौन सी होती है? वो ढूंढाड़ी की बोली होती है। कभी भी आप देखोगे वो ढूंढाड़ी की उपबोलियों से क्वेश्चन उठाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, नाम से भी नहीं पता चलता कि भाई कहाँ बोली जाती है। तो दादू ने राजा के नगर में 84 लाख की कोठरी तैयार करवाई। तो दादू ने राजा के नगर में 84 लाख की कोठरी तैयार करवाई। देखो, दादू से हो जाएगा ढूंढाड़ी की उपबोलियां पढ़ रहे हैं, पर आपको इतना ध्यान देगा। राजा से हो जाएगा राजावाटी, नगर से हो जाएगा नागरचोल, 84 लाख से हो जाएगा 84, कोठरी से हो जाएगा काठेड़ी, और तैयार से हो जाएगा तोरावाटी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई दादू ने राजा के नगर में 84 लाख की कोठरी तैयार करवाई। दादू से हो जाएगा दादू ढूंढाड़ी की उपबोलियां पढ़ रहे हैं अपन। राजा से हो जाएगा राजावाटी, नगर से हो जाएगा नागरचोल, 84 से हो जाएगा 84, कोठरी से हो जाएगा काठेड़ी, तैयार से हो जाएगा तोरावाटी। ये क्या है? दादू पंथ क्या ढूंढाड़ी की क्या उपबोलियां, ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन एक एक के बारे के अंदर पढ़ते हैं। राजावाटी, देखो राजावाटी है ना, ये बोली जाती है पूर्वी जयपुर के अंदर। कहाँ पर? पूर्वी जयपुर के अंदर। आपको ऑप्शन के अगर वो राजावाटी पूछेगा, ऑप्शन के अंदर भी आपको पूर्वी जयपुर देगा। हो सकता है वो जयपुर की चारों दिशाएं दे दे, पश्चिमी जयपुर, उत्तरी जयपुर, दक्षिणी जयपुर। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। देखो, एक राजा है, उसकी आपको जय जयकार करनी है, तो आप आधी करोगे या पूरी करोगे? अगर आधी करोगे तो मारे जाओगे, तो आपको करनी है पूरी जय करनी है। तो राजा की करनी है अपन को पूरी जय, पूरी से हो जाएगा पूर्वी जयपुर। तो राजा की अपन को करनी है पूरी जय, तो पूरी से हो जाएगा पूर्वी जयपुर के अंदर राजावाटी बोली जाती है। नगर चोल, ये बोली जाती है सवाईमाधोपुर टोंक में। तो आपसे पूछना भाई तेरे नगर में क्या चल रहा है? आपने तो बोला भाई दिन भर ही सट्टा चल रहा है हमारे नगर में। तो क्या कह रहा है? सट्टो चल रही है। आपने क्या बोला? भाई माँ के नगर में तो कहीं चल रही है, सट्टो चल रही है दिन भर ही। तो नागर चोल से स हो जाएगा सवाईमाधोपुर, टो से टोंक, तो सट्टो से हो जाएगा नगर में कहीं चल रही हो, सट्टो चल रही है। सवाईमाधोपुर टोंक के अंदर ये क्या बोली जाती है? 84। अब आपके कितने दोस्त है? आपके 84 दोस्त है। वो सारे कैसे जाट है। अब आपको ध्यान रखना, आपके दोस्त 84 वो कैसे सारे के सारे जाट है। जैसे हो जाएगा जयपुर, तैसे हो जाएगा टोंक। तो 84 कहाँ बोली जाती है? जयपुर और टोंक के अंदर बोली जाती है। मैं आपको एक एक चीज के ट्रिक से इसलिए याद करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे तो मैं चाहता था आपको ये बता देता है भाई ढूंढाड़ी कहाँ का बोली जाती है, उसकी उपबोलियां कौन सी है, वो कहाँ का बोली जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिर मैं ट्रिक किस बात की बना रहा हूँ। आपको एक एक चीज याद होनी चाहिए कि भाई राजा की जय करी पूरी, तो पूर्वी जयपुर। नगर में क्या चल रही है? सट्टो, सवाईमाधोपुर, टोंक। 84 के आपके जाट दोस्त है, जयपुर और टोंक, ठीक है। नेक्स्ट आपने काठेड़ी, ये बोली जाती है टोंक, अजमेर, दक्षिणी जयपुर के अंदर आ गया ना, दक्षिणी जयपुर। अब आप देखो, ठीक है, आपके हिसाब अपने पढ़ा तो ढूंढाड़ी के अंदर सबसे पहले आपने कौन सी ट्रिक पढ़ी थी? दादू के पास 10 ताज छे, तो वो 10 ताज है वो कहाँ छुपाएंगे? तो वो कोठड़ी के अंदर। ताज कहाँ छुपा है? कोठड़ी के अंदर। तो आपको ऐसे ध्यान, ताज छुपाया कोठड़ी में, कोठड़ी से हो जाएगा ताज, ताज से हो जाएगा टोंक, अजमेर, जयपुर। तो काठेड़ी कहाँ बोली जाती है? टोंक, अजमेर, जयपुर के अंदर बोली जाती है। आपको ध्यान रखना हो, जयपुर के भी दक्षिणी जयपुर के अंदर बोली जाती है। देखो, तोरावाटी आपको पता होगा, नदियों के अंदर पढ़ा था आपने कि भाई कातली नदी का जो आसपास का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? तोरावाटी कहलाता है। तो कातली नदी का कहाँ से उत्पन्न होता है? सीकर से होता है। कातली नदी का उत्पन्न कहाँ से होता है? सीकर से। तो शेखावाटी क्षेत्र में सीकर, झुंझुनू और जयपुर, इस वाले क्षेत्र के अंदर जयपुर तो नहीं आता है शेखावाटी के अंदर, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा क्षेत्र इसका माना जाता है। तो शेखावाटी क्षेत्र जैसे कि सीकर, झुंझुनू और जयपुर के अंदर जो आसपास की जो बोली जाती है उसको कहते हैं तोरावाटी। ये आपको मैं बता देता हूँ कि जो शेखावाटी कहते हैं, तोरावाटी बोली है ना, ये शेखावाटी और कहते हैं ढूंढावाटी। किसकी? शेखावाटी और ढूंढावाटी की क्या है? ढूंढाड़ी की क्या मिश्रित बोली है। जो तोरावाटी बोली है, शेखावाटी और ढूंढाड़ी की मिश्रित बोली है, क्योंकि ये वाला इधर आ गया वाला क्षेत्र है, इस वाला क्षेत्र आ गया, नीचे आ गया ढूंढाड़, ऊपर आ गया शेखावाटी। तो इसकी क्या ये मिश्रित बोली है तोरावाटी, ये आपको ध्यान रखना है। कातली नदी के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तोरावाटी कहा जाता है, ये आपको पता है। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखें भाई, कातली नदी का क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। आप आंसर लगा दो कि भाई सीकर, झुंझुनू के अंदर ये वाली बोली जाती है।
हाड़ोती जो अपने पढ़ रहा है। अब इसके बाद आएगी एक बोली आएगी हाड़ोती। ये भी क्या ढूंढाड़ी की उपबोली बोले थे। जैसे ढूंढाड़ी के अपन ने कौन सी पढ़ी, राजा कहते दादू ने राजा के नगर में 84 लाख की कोठरी तैयार करवाई। तो राजा वाटी, ठीक है, राजा कहते दादू ने राजा के नगर से नागरचोल 84 काठेड़ी और क्या कहते हैं अपने तैयार से तोरावाटी। ये क्या 5 प्रकार की किसके ढूंढाड़ी की उपबोली, जिसमें से एक बोली अपन ने शामिल नहीं करी हाड़ोती। कोई किताब मानते हैं कि भाई हाड़ोती भी ढूंढाड़ी की उपबोली, और कोई इसको मानते नहीं। तो आपको इतना सा ध्यान रख के चलना है कि हाड़ोती को भी ढूंढाड़ी की उपबोली माना जाता है। वैसे तो अपन इसको अलग से पढ़ लेंगे, फिर भी आपको ध्यान रखना अगर पूछ ले ऑप्शन के अंदर तो आपको हाड़ोती को भी क्या लगाना है, ढूंढाड़ी की उपबोली लगाना है। तो अपन एक पॉइंट के ऊपर दिमाग लगा के काम करे जहाँ से आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है अपनी हाड़ोती बोली। कौन सी हाड़ोती बोली। अब हाड़ोती बता, इसको क्या ट्रिक से याद करवाऊं। हाड़ोती कहाँ बोली जाएगी, हाड़ोती क्षेत्र के अंदर। इसकी बस ये ट्रिक है, हाड़ोती कहाँ बोली जाती है, हाड़ोती क्षेत्र के अंदर। और हाड़ोती के अंदर कौन से जिले आते हैं, तो बच्चों को पता है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़। तो ऐसे ध्यान रखना भाई हाड़ोती कहाँ बोली जाती है, हाड़ोती क्षेत्र में। और हाड़ोती क्षेत्र के अंदर कौन से जिले आते हैं, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ आते हैं। तो इसका प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है हाड़ोती का, इसका प्राचीनतम उल्लेख मिलता है S.H. केलोकृत हिंदी व्याकरण 1815 में हुआ था। तो ये ग्रंथ है जिसका नाम है, जो किसने लिखा है, S.H. केलोकृत हिंदी व्याकरण नामक ग्रंथ में मिलता है, 1815 में लिखा है। जो इसमें इस ग्रंथ में क्या मिलता है, हाड़ोती भाषा का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। ये ढूंढाड़ी की क्या मानी जाती है, उपबोली मानी जाती है, जबकि मैं आपको बता चुका हूँ। सूर्यमल मिशन जो कहाँ के थे, बूंदी के थे। तो सूर्यमल मिशन के ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए, किसमें, हाड़ोती भाषा के अंदर लिखे गए। और ये सूर्यमल मिशन कौन थे, मैं आपको साहित्य के अंदर एक इतिहासकार के बारे में बता चुका हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये बूंदी के शासक राम सिंह द्वितीय क्या कहते हैं, दरबारी विद्वान थे। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो हाड़ोती बोली है ना, इस बोली पर गुजराती व मारवाड़ी बोली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। क्या पड़ता है, गुजराती और मारवाड़ी बोली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। अब देखो अपन पढ़ रहे हैं हाड़ोती। ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना मैं, इसका प्रभाव पड़ता है। ये आपको क्वेश्चन डायरेक्ट देगा कि भाई किस बोली पर गुजराती और मारवाड़ी बोली का प्रभाव दिखाई पड़ता है, तो वो हाड़ोती पर। अब इसको भी आपको ट्रिक से याद करूंगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मानो एक घर है जिसके अंदर 4 भाई है, ठीक है। अब माँ जिंदा थी तो सब प्यार मोहब्बत से रहते थे कि भाई जो भी होगा वो आधा आधा बांट लेंगे, ठीक है, अपने हिसाब में जिसका जो हिस्से में आएगा बांट लेंगे। लेकिन क्या हुआ, माँ के गुजरते भाइयों ने सब हड़प लिया। आपके ना, मतलब कोई भी आपका दोस्त था, उसकी ना मदर की डेथ हो गई, तो उसकी मदर की डेथ होती है, उसके भाइयों ने सब कुछ उससे हड़प लिया, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। तो आपको ऐसे ध्यान में, माँ के गुजरते भाइयों ने क्या लिया, सब हड़प लिया। तो माँ के गुजरते भाइयों ने सब हड़प लिया। देखो माँ से हो जाएगा मारवाड़ी, ठीक है, ये हो गया अपने मारवाड़ी। गुजरते से हो जाएगा गुजराती। तो मारवाड़ी और गुजराती का प्रभाव कहाँ मिलता है, हड़प से हो जाएगा हाड़ोती। तो हाड़ोती बोली पर माँ के गुजरते ही भाइयों ने सब हड़प लिया, हड़प से हो जाएगा हाड़ोती। माँ से मारवाड़ी और गुजरते से हो जाएगा गुजराती। तो मारवाड़ी और गुजराती का प्रभाव किस पे दिखाई पड़ता है, अब तो हाड़ोती पे बोली पर दिखाई पड़ता है। आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको ट्रिक से इसलिए याद करवाया क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, वापस भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। अब नेक्स्ट अपनी है मेवाड़ी बोली। मेवाड़ी बोली, ठीक है, ये कहाँ बोली जाती है, मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाड़ क्षेत्र कौन सा गया, ये वाला क्षेत्र आ गया, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि भाई ना मेवाड़ी बोली मेवाड़ में बोली जाती है। फिर भी मैं इसके अंदर ना भीलवाड़ा जिला भी आ जाता है, जो कि पहले मेवाड़ में था, लेकिन आजकल तो उदयपुर संभाग के अंदर वो नहीं आता है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है भाई, कोई भी ट्रिक याद करवाता हूँ। मेवाड़ महाराणा प्रताप की जन्मभूमि है, कुंभा की जन्मभूमि है, सांगा की जन्मभूमि, इतने बड़े बड़े योद्धा वहां पे पैदा हुए। तो मेवाड़ आप घूमने गए, आपके दो दोस्त घूमने गए, उदय और राज कहाँ गए, उदय और राज मेवाड़ घूमने गए, तो वो भी चिपक गए वहां पे जाकर, उनका मन ही नहीं करा वापस आने का। तो बोला भाई मैं तो अब यही रहूंगा, हमारा आने का ही मन नहीं करता, इतनी शानदार जगह है। तो ऐसे ध्यान रखना, मेवाड़ में जाकर उदय राज भी चिपक गया, बोला हम तो आएंगे नहीं वापस। तो मेवाड़ में जाकर उदय और राज भी क्या हुआ, चिपक गया। बस आपको ऐसे ध्यान रखना। तो उदय से हो जाएगा उदयपुर, राज से हो जाएगा राजसमंद, भी से भीलवाड़ा और चिपक से हो जाएगा चित्तौड़ और पैसा हो जाएगा प्रतापगढ़। तो उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ के अंदर क्या बोली थी, मेवाड़ी बोली जाती है। अगर आप ऐसे भी नहीं ध्यान रखना, बस आप ध्यान रखना मेवाड़ वाले क्षेत्र के अंदर क्या बोली जाती है, मेवाड़ी बोली जाती है। इसलिए मैं हर एक चीज की ट्रिक नहीं बनाता हूँ, आप कंफ्यूज नहीं हो। फिर भी लोग बोलते हैं यार सर आपने तो ट्रिक लिखी थी बाहर, फिर ट्रिक से तो कुछ बताया ही नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको एक एक चीज ट्रिक से बता रहा हूँ। ये मेवाड़ी के बाद राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी क्या है, बोली है। ये मारवाड़ी के बाद, ये किसके बाद, मारवाड़ी के बाद जो मेवाड़ी है ना, राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी बोली है। और कुंभा कहाँ कहते हैं, मेवाड़ के। तो इसी बोली के अंदर लिखेंगे तो कुंभा का साहित्य इसी बोली में है। कीर्ति स्तंभ बसस्ती जो कुंभा ने लिखवाई थी, तो वो भी क्या है, इसी बोली में, क्योंकि मेवाड़ में लिखी हुई है, तो इसलिए मेवाड़ी बोली के अंदर लिखी हुई है। इसका प्राचीनतम उल्लेख, मेवाड़ी भाषा का सबसे प्राचीनतम उल्लेख का मिलता है ये जगत अंबिका मंदिर। आपको कमेंट के अंदर बताना इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। आपको हर एक को जो भी वीडियो यहाँ तक पहुंच जाएगा उसको बताना है कमेंट के अंदर कि जगत अंबिका मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका प्राचीनतम उल्लेख किसका,
मेवाड़ी भाषा का प्राचीनतम उल्लेख जगत अंबिका मंदिर, जो कि कहाँ, जगत उदयपुर के अंदर है, में सर्वप्रथम इस बोली के क्या मिले अपन को, साक्ष्य मिले थे, ये आपको ध्यान रखना है। इस बोली में ए और ओ को ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो देखो आप इसको इस तरीके से ध्यान रखना। मैं आपको एक ही चीज बता देता हूँ कि इस बोली में ए और ओ का सर्वाधिक क्या क्या उपयोग किया जाता है, और मेवाड़ी बोली में से को क्या बोला जाता है, ह बोला जाता है। अब देखो मेवाड़ में कौन अधिकार करना चाहता था, अकबर अधिकार करना चाहता था, ठीक है, और महाराणा प्रताप उसको करने नहीं दे रहे थे। तो महाराणा प्रताप ने क्या बोला था उसको, ओए, क्या बोला था अकबर को, ओए जा रहा नहीं जा रहा है, ऐसे मारेंगे तेरे को हम सब मिलके। तो महाराणा प्रताप ने अकबर को क्या बोला था, ओए। तो महाराणा प्रताप का मेवाड़ क्या, तो मेवाड़ी बोली के अंदर आप ध्यान रखना, महाराणा प्रताप ने अकबर का क्या बोला, ओए। ओ से औ और आई का सबसे ज्यादा प्रयोग किसके अंदर किया जाता है, तो मेवाड़ी बोली के अंदर किया जाता है। अब देखो अकबर को महाराणा प्रताप की बात समझ में नहीं आई, क्यों नहीं समझ में आई, क्योंकि महाराणा प्रताप उसको बोलते थे समझ में आई, क्या बोलते थे, समझ में आई, क्योंकि मेवाड़ी लोग जो होते हैं ना वो स को ह बोलते थे, इसलिए उसको समझ में नहीं आती थी, क्योंकि वो महाराणा प्रताप समझ तो बोलते नहीं थे, क्या बोलते थे, समझ में आई क्या, अब बोलते थे यार मेरे को तो क्या हो गया था, क्या बात बोल रहे हैं, समझ में। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि मेवाड़ी के अंदर महाराणा प्रताप ने अकबर को क्या बोला, ओए। तो औ और आई का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, और वो क्या था, अकबर को महाराणा प्रताप की बात समझ में नहीं आ रही थी, क्यों, क्योंकि महाराणा प्रताप समझ को क्या बोलते थे, समझ बोलते थे, इसलिए ये मेवाड़ी लोग हैं तो वो स को ह बोलते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, कभी नहीं बोलोगे जिस तरीके से मैं आपको याद करवाता हूँ। अब मेवाड़ी की उपबोली कौन सी है, मेवाड़ी की एक ही उपबोली जिसका नाम है खेराड़ी। क्या आपको ध्यान होगी, मेवाड़ी की खेराड़ी को अपन खेराड़ क्षेत्र बोलते हैं, भीलवाड़ा बूंदी और टोंक के आसपास वाला जो क्षेत्र है ना, इधर वाला बीएन की अब जो सीमा मिलती है, ये वाला जो क्षेत्र है खेराड़ क्षेत्र कहलाता है। तो शाहपुरा, भीलवाड़ा, बूंदी और टोंक, ये जो मेवाड़ी की उपबोली पढ़ रहे हैं अपन कौन सी, खेराड़ी। ये कहाँ पे बोली जाती है, शाहपुरा, बूंदी और टोंक के अंदर बोली जाती है। ये जो खेराड़ी है ना, ये 1000 बार एग्जाम के अंदर पूछी है कि मेवाड़ी, हाड़ौती और ढूंढड़ी का क्या मिश्रित रूप है। देखो खेराड़ी पढ़ने में लगता है खेल, तो खेल आप और आपके दोस्त खेल रहे थे आपके घर में, तो खेल में क्या हुआ, एमडीएच मसाला गिर गया। तो आपको ऐसे ध्यान रखना भाई, खेल में एमडीएच मसाला गिर गया आपसे, तो एम से हो जाएगा मेवाड़ी, डी से हो जाएगा ढूंढाड़ी, और एच से हो जाएगा हाड़ौती। तो मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रित रूप कौन सा है, वो खेराड़ी। तो खेल में क्या हुआ, एमडीएच मसाला गिला, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती, इन तीनों का मिश्रित क्या है, रूप क्या है, खेराड़ी है, जो कि कहाँ बोली जाती है, शाहपुरा, बूंदी और टोंक के अंदर बोली जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भीलवाड़ा, बूंदी और टोंक का जो सीमावर्ती क्षेत्र है ना, क्या कहलाता है, खेराड़ क्षेत्र कहलाता है। और जो खेराड़ क्षेत्र के अंदर बोली वाली जो जाने वाली बोली कौन सी, खेराड़ी। और खेल में एमडीएच मसाला गिला, तो मेवाड़ी, हाड़ौती और ढूंढाड़ी का मिश्रित रूप कौन सा है, वो खेराड़ी बोली है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपनी मेवाती। अब मेवाती को याद करने की जरूरत नहीं है, मेवात क्षेत्र के अंदर मेवाती का मूल्य है, मेवात क्षेत्र में हाड़ौती, हाड़ौती क्षेत्र में तो मेवाड़ी, मेवाड़ी क्षेत्र में। तो ऐसे ही ध्यान रखना, मेवाती का मूल्य रहती है, मेवात क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। मेवात क्षेत्र आपको याद करवाने की जरूरत नहीं है, कौन सा, अलवर, भरतपुर, करौली और सवाईमाधोपुर भी कुछ किताबों के अंदर लिखे हुए हैं कि मेवात क्षेत्र के अंदर आता है, उसका थोड़ा बहुत हिस्सा आता है, लेकिन मुख्य रूप से मेवात क्षेत्र कौन सा, अलवर, भरतपुर वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, मेवात क्षेत्र कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना। तो मेवाती बोली कहाँ बोली जाएगी, मेवात क्षेत्र में, और मेवात क्षेत्र कौन सा हो गया, अलवर, भरतपुर वाला, ये आपको ध्यान करवाना नहीं है, ठीक है। और ये अलग यहाँ पे यहाँ कौन सा, ब्रज क्षेत्र आ गया, तो ये ब्रज भाषा का क्या कहलाता है, मिश्रित रूप कहलाती है। कौन सी, मेवाती बोली ब्रज भाषा का मिश्रित रूप है। ये बोली पश्चिमी हिंदी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम के अंदर। ये बोली पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी भाषा के मध्य सेतु का काम करती है। तो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी भाषा के मध्य सेतु का काम कौन सी करती है, मेवाती भाषा करती है, आपको ध्यान रखना है। अब देखो उसको ये मैं याद कराता हूँ। देखो सेतु आप पढ़ो सातु, आपके घर के अंदर भी भाई सातु बनते होंगे, तीज का, बड़ी तीज पे बनते हैं सातु, जिसको सातुड़ी तीज भी कहते हैं। मैं आपको हर एक त्योहार याद करवा चुका हूँ, तिथियों से आपने देखा नहीं होगा, आपको हर एक तिथियां हर एक त्योहार की तिथियां मोस्ट इंपोर्टेंट याद करवा चुका हूँ कि भाई कौन सा त्योहार किस तिथियों के ऊपर बनाया जाता है। तो आपको अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख लेना, आपको तिथियां उंगलियों पे याद हो जाएगी। अब अपन नेक्स्ट अब इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे वो मेलों के ऊपर बना देंगे कि भाई आपको एक मिलेगी कौन कौन सी तिथियां, वो भी मैं बना दूंगा, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, इसलिए मैं अभी इसको थोड़ा टाइम लेके बना रहा हूँ इस वीडियो को, क्योंकि अपन आपको पता है नॉर्मल ऐसी ट्रिक तो बनाते नहीं है जो आपको याद नहीं हो, वीडियो भी आप देखो आपका काम भी नहीं हो, इसलिए मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल उसके ऊपर काम चल रहा है, मेरा जैसी वीडियो बन जाएगी मैं आपको अपलोड कर दूंगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ये बोली पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी भाषा के मध्य सेतु का काम करती है। तो सातु किससे बना, अपन ने मेवा से बनाया, किससे बना, मेवे से बनाया, आपको ध्यान रखना है, सातु किससे बना, मेवे से। तो सेतु का काम कौन सी करती है, मेवाती करती है। तो सेतु का काम कौन करती है, मेवाती करती है। तो ये बोली पश्चिमी हिंदी पर राजस्थानी भाषा के मध्य सेतु का काम करती है, आपको ध्यान रखना है।
ये है लालदासी पे चरणदासी संप्रदाय की साहित्यिक बोली। और दादूपंथियों की कौन थी? तो द को पढ़ा था अपने, ड को क्या करता था? द करता है। तो जो ढूंढड़ी क्या थी? दादूपंथियों की साहित्य बोली थी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो लालदासी है ना, चरणदासी और लालदासी संप्रदाय की क्या साहित्यिक बोली है। अब जब उसको कैसे याद रहेगा आपको लंबे समय तक। अब जैसे मैं आपको राजस्थान के जितने भी संप्रदाय उनकी प्रधान पीठ कौन सी, आपको ट्रिक से याद करवा चुका हूँ। अगर जिसने देखी वीडियो देख लेना, लिस्ट में मिल जाएगी। तो वो लालदासी, जब माँ के लाल को कुछ होता है तो माँ का क्या होता है? गला भर जाता है। तो नगला भरतपुर के अंदर क्या लालदासी संप्रदाय। अब देखो भरतपुर कहाँ आ गया? मेवात क्षेत्र के अंदर आ गया। ठीक है, यहाँ गया। ठीक है, चरणदासी, अगर किसी के दिल में जगह बनानी है तो उसके चरणों में नहीं, किसी के दिल के अंदर जगह होनी चाहिए। तो चरणों और दिल से हो जाएगा। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ? दिल्ली के अंदर है। तो दिल्ली कहाँ गया? यहाँ पर मेवात क्षेत्र के ऊपर ही आ गया, दिल्ली यहाँ पर आ गया। ठीक है, एनसीआर के अंदर आ गया। तो यहाँ पे जो संप्रदाय है ना, लालदासी और चरणदासी, इनकी साहित्यिक बोली कौन सी है? ये आपको ध्यान रखना, मेवाती, क्योंकि मेवात क्षेत्र से रिलेटेड ही इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि चरणदासी और लालदासी संप्रदाय की साहित्यिक बोली कौन सी है ये मेवाती है। क्योंकि आपको इसको याद करने के लिए आपको कोई ट्रिक याद नहीं करें। लालदासी का आपको पता होना चाहिए भाई, इसकी प्रधान पीठ का है नगला भरतपुर में। चरणदासी की बताना आपको कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर। अब आपको कमेंट के अंदर ये भी बताना है कि भाई चरणदासी संप्रदाय की राजस्थान के अंदर प्रमुख पीठ कौन सी है। तो राजस्थान के बाहर हो गए, दिल्ली के अंदर। राजस्थान के अंदर प्रमुख पीठ कौन सी है आपको ध्यान बताना है। मैं आपको जिला बता देता हूँ, अलवर के अंदर है। अलवर के अंदर भी आपको जगह का नाम बताना है, कहाँ पर है इनकी प्रधान पीठ? राजस्थान के अंदर। ठीक है, इस बोली में सर्वाधिक लू शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, आपके घर पे बनी मेवे की मिठाई, तो आपने अपनी माँ से पूछा, माँ मैं मेवे की मिठाई खा लू? तो लू, तो खा लू से मेवाती। तो इस बोली में सर्वाधिक लू शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मेवाती की उप बोलियां, मेवाती की उपबोलियों में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है अहीर वाटी। कौन सी? अहीर वाटी। एक सेकंड में याद करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अहीर वाटी, तो देखो मेवाती अलवर भरतपुर में, तो ये भी कहाँ बोली जाएगी? तो अहीर वाटी भी बहरोड, अलवर और कोटपुतली जयपुर के अंदर बोली जाती है, आपको ध्यान रखना है। ये जो है ना अहीर वाटी, ये हरियाणवी व मेवाती भाषा का मिश्रित रूप है। इसको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। आपको बस अहीर जो वाटी है ना, अहीर वाटी को आपको क्या लिखना है? अहीर वाती लिखना है। क्या लिखना है? अहीर वाटी को आपको अहीर वाटी, लास्ट में टी को त कर दो आप। तो बस आपको ये देना है, अहीर वाटी को आपको लिखना है अहीर वाटी। तो देखो अहीर से हो जाएगा अहीर वाटी, वाती से हो जाएगा मेवाती। मेवाती के अलावा किसी बोली के अंदर तो वा और ती आता ही नहीं है। तो मेवाड़ी के अंदर वा और डी आता। तो आपको ऐसे ध्यान रखना भाई, अहीर वाटी को आपको क्या लिखना है? अहीर वाती। तो ये अहीर वाटी और मेवाती का क्या है? मिश्रित रूप है, ये आपको ध्यान रखना है, अहीर वाटी। ठीक है, इस बोली के अंदर न को ह, ये हरियाणवी और मेवाती का, किसका? हरियाणवी और मेवाती का मिश्रित रूप है। यहाँ पे अहीर वाटी नहीं आएगा, यहाँ पे हरियाणवी आएगा, जो कि गलत टाइप हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऊपर तो मैंने सही लिख दिया, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है ये जो अहीर वाटी, ये हरियाणवी और मेवाती का, तो इनमें हाँ आ रहा है। तो ये हरियाणवी और मेवाती का क्या मिश्रित रूप है? क्यों है? क्योंकि हरियाणा के आसपास वाले क्षेत्रों के अंदर बोली जाती है। ठीक है, इस बोली में न को ह बोला जाता है, न को क्या बोला? न बोला जाता है। न को न, देखो आप तो हरियाणा के आसपास वाला क्षेत्र है, हरियाणा के अंदर भी क्या रहा है? न आना है। तो न को हरियाणा को अपन तो ऐसे तो लिखते नहीं है कि भाई हरियाणा को अपन ऐसे लिख देवे कि हरियाणा, ऐसे तो लिखते हैं, न ही तो लिखते हैं। तो ऐसे ध्यान रखना भाई, किस बोली के अंदर न को न बोला जाता है? तो वो किसके अंदर बोला जाता है? हरियाणवी बोली अर्थात अहीर वाटी बोली के अंदर बोला जाता है। ठीक है, इस बोली को राठी व हीरवाल भाषा भी कहा जाता है। इस बोली को क्या बोला जाता है? इस बोली को राठी व हीरवाल भाषा भी कहा जाता है। जोधराज का हमीर रासो, इसी बोली में आप देखो, आपको देखो हमीर रासो आते हैं, आप बोलोगे भाई यहाँ पे शारंगधर क्यों नहीं आया? तो शारंगधर नहीं आया तो उसका मतलब आपने मेरी साहित्य वाली वीडियो नहीं देखी। मैंने एक एक आपको तीनों के तीनों हमीर रासो राजस्थान के अंदर 3 ग्रंथ है। कितने? 3 ग्रंथ है। एक एक के बारे में आपको डिटेल से बता चलूंगी। सबसे प्राचीन हमीर रासो लिखा किसने? शारंगधर। और अलवर के शासक चंद्रबानु के कहने पर हमीर रासो किसने लिखा? जोधराज ने। और सबसे नवीनतम हमीर रासो किसने लिखा? कवि महेश ने लिखा है। अगर आपने मेरी साहित्य वाली वीडियो नहीं देखी तो एक एक देख लेना, आपको एक एक साहित्य ट्रिक से मुंह पे याद हो जाएगा। ठीक है, तो जोधराज का हमीर रासो इसी बोली में। ठीक है, ये जो जोधराज कौन थे? ये जोधराज अलवर के शासक चंद्रबानु के दरबारी थे तथा इन्हीं के कहने पर इन्होंने हमीर रासो की रचना की थी। अब देखो अलवर के शासक की बात है, अलवर कहाँ गया? मेवात क्षेत्र में। तो जोधराज का जो हमीर रासो किस बोली में होगा? वो मेवाती भाषा के अंदर ही तो होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। मेवाती की उपबोली में आ गया अपन अहीर वाटी। ठीक है, तो जोधराज का हमीर रासो किस बोली में लिखा हुआ? अहीर वाटी में लिखा गया है। जो अहीर वाटी क्या है? मेवाती की क्या एक उपबोली, आपको ध्यान रखना है। अली बख्शी ख्याली का क्या है? अली बख्शी अलवर का है। और इसके जो जनक है जिनका नाम है अली बख्शी, इसको क्या कहते हैं? अलवर का रसखान भी कहते हैं। अपने लोकनाट्य पढ़े थे, उसके अंदर मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। तो अली बख्शी ख्याल की रचना इसी बोली में की गई है। ठीक है, इसके अलावा मेवाती की 2 उपबोले और भी है कि जिनका नाम है महेठा और कठेरी, भी अलवर के अंदर बोली जाती है। तो कोई इतनी मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, बस इसके अंदर आप
इतने ध्यान रखना ये अलवर के अंदर बोली जाती है। नेक्स्ट है अपनी मालवी भाषा। कौन सी? मालवी भाषा। एक आप मालवा क्षेत्र, मालवा क्षेत्र आपको पता है हाड़ौती वाला जो क्षेत्र होता है ना, ये क्या कहलाता है? मालवा क्षेत्र भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या कहता है एमपी आ जाता है, और एमपी क्या कहलाता है? पुराने जमाने में मालवा प्रदेश कहलाता है। तो एमपी से अपना अर्थ हुआ कौन सा? हाड़ौती वाला क्षेत्र है। हाड़ौती थोड़ा सा दक्षिणी भाग आ जाता है, ये कहलाता है मालवा क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो मालवी भाषा कहाँ बोली जाती है? मालवा क्षेत्र के अंदर। ये कहाँ? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र में बोली जाती है मालवी, आपको ध्यान रखना है। ये जो मालवी है ना, ये मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रित रूप है। मोस्ट इंपोर्टेंट, मालवी किसका है? मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रित रूप है। तो आपको उसको याद करने के माला, आपको मालवी को क्या पढ़ना पड़ेगा? माला। और माला कौन बनाती है? मारवाड़ी दादी बनाती है। माला कौन बनाती है? मारवाड़ी दादी बनाती है। ठीक है, अब ये क्यों बनाती है, किसके लिए बनाती है, इससे भी आपको कुछ याद होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना कि माला कौन बनाती है। माला से हो जाएगा मालवी। ठीक है, माला से क्या याद रखना आपको? मालवी भाषा की बात कर रहा हूँ मैं। और माला कौन बनाती है? मारवाड़ी दादी बनाती है। मारवाड़ी से हो जाएगा मारवाड़ी, और दादी से हो जाएगा ढूंढाड़ी। तो दादी से क्या हो जाएगा? ढूंढाड़ी। तो मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रित रूप क्या है? मालवी। अब माला आती है, आप मालवी दिमाग के अंदर आती है, आप माला, माला कौन बनाती है? मारवाड़ी दादी बनाती है। तो मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रित रूप क्या है? मालवी, आपको ध्यान रखना है। इस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है। तो ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछेगा भाई किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है, तो वो किस पर? मालवी पर। आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई राजपूतान में सर्वप्रथम मराठाओं ने प्रवेश कहाँ से करा था? बूंदी रियासत से करा था। बूंदी कहाँ गया? मालवा प्रदेश के अंदर। वैसे तो हाड़ौती के अंदर भी आ गया, लेकिन पूरा मालवा प्रदेश के अंदर पूरा हाड़ौती नहीं आता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजपूताना में सर्वप्रथम मराठाओं ने प्रवेश कहाँ से करा था? बूंदी रियासत से करा। बूंदी आता है मालवा प्रदेश के अंदर आता है, और मालवा में कौन सी बोली जाती है? मालवी। तो आपको इसे ध्यान रखना भाई, मालवी बोली के ऊपर मराठी भाषा के क्या प्रभाव दिखाई पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। मालवी की उपबोलियां कौन सी है? अब देखो, माला कौन बनाती है? मारवाड़ी दादी। वो किसके लिए बनाती है? रानी के लिए बनाई। तो मारवाड़ी दादी ने माला किसके लिए बनाई? रानी के लिए बनाई। तो मारवाड़ी दादी से मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रित रूप है कौन है? वो मालवी है। और मालवी की उपबोली कौन सी है? रानी है। तो रानी से हो जाएगा, रा से हो जाएगा रागड़ी, और नी से निमाड़ी। तो रागड़ी और निमाड़ी किसकी उपबोलियां है? मालवी की। तो मारवाड़ी दादी ने माला किसके लिए बनाई? रानी के लिए बनाई। रा से हो जाएगा रागड़ी, और नी से निमाड़ी। तो रागड़ी और निमाड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट किसकी उपबोलियां है? मालवी की उपबोलियां, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, रागड़ी है झालावाड़ और प्रतापगढ़ में बोली जाती है। देखो, छोटे छोटे बच्चे होते थे, वो बचपन में क्या बोलते थे? मैं मामा के घर जाऊंगा, मामा के घर जाऊंगा, मामा के घर जाऊंगा। ठीक है, तो आप उनकी मम्मी क्या करती है? उनके झापड़ मारती है, चुप हो जाओ, बार बार एक ही बात, चल लेंगे जब चलेंगे। तो बच्चे राग किसके गाते? छोटे छोटे बच्चे मामा का राग गाते रहते हैं कि मामा के जाऊं। तो छोटे छोटे बच्चे मामा का राग गाते रहते हैं। तो रागड़ी बोली थी झालावाड़ और प्रतापगढ़ के अंदर। तो मामा का राग गाते तो उनकी माँ उनको क्या बोलती है? झापड़ मार देती है, बोला चुप हो जाते। झा से हो जाएगा झालावाड़, और पैसे हो जाएगा प्रतापगढ़। तो रागड़ी का बोली जाती है झालावाड़ और प्रतापगढ़ के अंदर। और मामा से क्या हुआ? तो ये जो रागड़ी ना, मालवी और मारवाड़ी का मिश्रित रूप है। तो ये जो रागड़ी भाषा है, ये मारवाड़ी और मालवी का क्या मिश्रित रूप है। तो छोटे छोटे बच्चे मामा से मारवाड़ी और मालवी का मिश्रित रूप है, राग से हो जाएगा रागड़ी, और गाते रहते हैं। अगर वो बार बार मामा का राग गाएंगे तो उनकी माँ क्या मारती है? उनकी झापड़ मारती है। झापड़ से हो जाएगा झालावाड़ और प्रतापगढ़ के अंदर बोली जाती है। एक एक चीज मैं आपको कनेक्ट करते हुए बता रहा हूँ। रागड़ी आपके जैसे दिमाग के अंदर है, रागड़ी। तो राग कौन गाते हैं? बच्चे आते हैं मामा का। तो मालवी और मारवाड़ी का मिश्रित रूप है। ऐसे में उनकी माँ क्या मारती है? उनकी झापड़ मारती है। झालावाड़ और प्रतापगढ़ इसके अंदर ये वाली बोली बोली जाती है। निमाड़ी, ये कहाँ बोली थी? कोटा। ये कहाँ बोली थी? कोटा के अंदर। देखो, नीम, अपन आपको पता है नीम का पेड़ होता है, उसको काट बार देते, ज्यादा बड़ा हो जाए तो काट देते। ठीक, और नीम की कहते वो जो होती है ना लकड़ियां, उनको भी काट के अपन यूज लेते हैं, दांत मांजने के भी गाँव के अंदर यूज लिया जाता है। तो निमाड़ी से निकालो नीम, तो नीम को काट, तो काट से कोटा के, निमाड़ी का बोली होती है कोटा के अंदर बोली जाती है। ये दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं। जो निमाड़ी बोली है इसको दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एलजीसी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं। ये दक्षिणी राजस्थान की प्रमुख बोली है कौन सी? निमाड़ी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अपनी बागड़ी बोली, जिसको वागड़ी भी कहते हैं। बागड़ के लो या वागड़ के लो, एक ही बात होती है। तो बागड़ी बोली है, फिर वागड़ी बोली। और बागड़ क्षेत्र आपको पता है कौन सा? बागड़ी बोली कहाँ बोली जाएगी? बागड़ क्षेत्र के अंदर बोली। तो बागड़ क्षेत्र कौन सा? डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो बस इतना से ध्यान रखना आपको, बागड़ी बागड़ क्षेत्र में बोली जाएगी। बागड़ क्षेत्र कौन सा होता है? अपना डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहते हैं बागड़ क्षेत्र। तो ठीक है, ये कहाँ पर बोली जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा अर्थात बागड़ क्षेत्र के साथ साथ उदयपुर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। तो बागड़ी कहाँ बोली जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा बागड़ क्षेत्र के साथ साथ उदयपुर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है, आपको ध्यान रखना है। इस बोली पर गुजराती भाषा का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं, एक सेकंड में याद हो जाएगा। तो बागड़ी के अंदर क्या आ रहा है? गा आ रहा है। तो ऐसी कौन सी बोली है जिसके ऊपर सर्वाधिक गुजराती भाषा का प्रभाव होता है? वो बागड़ी पे होता है। तो बागड़ी के अंदर भी एक गा आ रहा है, तो कैसे आपको लगना गुजराती है। तो गुजराती का सर्वाधिक प्रभाव किस पे होता है? बागड़ी पे होता है। अगर ऐसे भी याद नहीं करो, आपको पता है बागड़ी क्षेत्र कौन सा? डूंगरपुर बांसवाड़ा। यहाँ पे कौन सा राज्य आता है? गुजरात। तो गुजरात का सर्वाधिक प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि कनेक्टिंग सिटी है, आपको ध्यान रखना है।
इस बोली में च छह को क्या बोला जाता है, स बोला जाता है। इस बोली में च और छह को क्या बोला जाता है, स बोला जाता है, क्योंकि गुजराती लोग क्या बोलते हैं, तेने गुजराती आवे से, क्या बोलते हैं, आवे से। तो आप इसी तरह छह नहीं आवे से, तो वैसे स बोलते हैं। तो गुजराती का सर्वाधिक प्रभाव है, इसलिए इस यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पे चेयर छह को क्या बोलते हैं, स बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ग्रियर्सन ने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रियर्सन ने, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने इसे भीलों की बोली कहा। किसको कहा, बागड़ी को क्या भीलों की बोली कहा। ये आपको ध्यान रखना है कि ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली कहा है, तो किसको कहा, बागड़ी को कहा है। ये आपको ध्यान रखना है। ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा था, 5 भागों के अंदर बांटा था जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने। नेक्स्ट अपनी डाटी, कौन सी, ढाटी, ढाटी बोर्ड। ये पढ़ने में क्या लगता है, दाढ़ी तो लगता है ढाटी पढ़ने में, तो आपको ना दाढ़ी बढ़ गया बोलते हैं ना, आपके अपने दोस्तों को बोलते हैं यार दाढ़ी कट सैलून जाना पड़ेगा, दाढ़ी बढ़ गई। तो बस आपको बढ़ से ध्यान रखना, बाड़मेर के अंदर तो ढाटी बोली कहाँ बोली जाती है, बाड़मेर के अंदर बोली जाती है। छोटी सी कहीं पे लिखी हुई थी, किसी किताब में मैंने पढ़ी थी, तो मैंने बोला यार ये भी क्वेश्चन पूछा सके, कोई ढेर ही ज्यादा ही हार्ड पेपर बनाया तो यहाँ से पूछ सकता है। तो दाढ़ी को आपको ना दाढ़ी, और दाढ़ी बढ़ गई तो बाड़मेर के अंदर कौन सी बोली जाती है, ढाटी बोली बोली जाती है। अब देखो अपने महत्वपूर्ण तत्व स्टार्टिंग में भी याद करें, तो थोड़े से महत्वपूर्ण तत्व जो बाकी रहेगा वो अपन लास्ट में भी याद करते हैं। तो रजस्की में आपको बताऊं, राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम रचना कौन सी, भरतेश्वर बाहुबली घोड़े, यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ। ये भरत सिंह सूरी ने 12वीं सदी में लिखी थी, आपको ध्यान होना चाहिए। राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी कौन सी, राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी कौन सी, विश्रांत प्रवास। ये किसने लिखी, शिवचंद भरतिया ने लिखी। राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी, प्रथम नाटक और प्रथम उपन्यास ये एक ही जने ने लिखा, किसने लिखा, शिवचंद भरतिया ने लिखा। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी कौन सी, विश्रांत प्रवास, जो कि किसने लिखी, शिवचंद भरतिया ने लिखी। राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक कौन सा, केसर विलास, ये भी किसने लिखा, शिवचंद भरतिया ने लिखा। ठीक है। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास ये कौन सा, ये कनक सुंदरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा, कनक सुंदरी, ये भी किसने लिखा, शिवचंद भरती के अंदर लिखा। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थानी भाषा का प्रथम 12मासा ग्रंथ कौन सा, नेमिनाथ 12मासा, ये किसने लिखा, पालहड़ ने लिखा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आधुनिक राजस्थानी की काव्य कृति कौन सी, वो बादली है। ठीक है। ये बादली किसने लिखी, चंद्र सिंह बिरकाली। तो बादल कैसे होता है, काले, काले से बिरकाली थी। आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। आधुनिक राजस्थानी की काव्य कृति कौन सी, बादली, जो किसने लिखी, चंद्र सिंह बिरकाली ने लिखी। राजस्थानी भाषा में रामायण की रचयिता, रामायण में कौन आते हैं, हनुमान जी। कौन है रामायण के अंदर, अपन कौन आते हैं, अपने हनुमान जी आते हैं। तो संत हनुमंत सिंह ने क्या लिखी, राजस्थानी भाषा में रामायण के रचयिता है। और राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका कौन सी है, मरुवाणी है। तो दोस्तों